नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आज मुंबई में हैं। रविवार शाम सीएम धामी मुंबई पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुंबई में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों ने सीएम का स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड ग्लोबल समिट इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। साथ ही यहां उद्योग समूहों के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेशकों का करारा लक्ष्य रखा है। वहीं अब तक 94,000 करोड़ से अधिक के निवेशक के लिए करार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंबई में दौरे के बाद धामी सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश के करार का आंकड़ा पार कर लेंगे। बता दें कि दिसंबर में प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी देश विदेश में रोड शो कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब 94,000 करोड़ से अधिक के निवेशक करार कर लिए हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि वह अपने इस लक्ष्य को हासिल कर राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मुंबई में, चूंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और उत्तराखंड और मुंबई दोनों, जैसे उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी है तो मुंबई अर्थ जगत की राजधानी है। यहाँ पर लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़ी संख्या में आज रोड शो में भी लोगों ने भाग लिया है और BTG मीटिंगों में भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ करार भी हुए हैं और बड़ा उत्साहित करने वाला यहाँ के लोगों का जो व्यवहार रहा है, लोगों ने जिस प्रकार की भागीदारी की है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट मुंबई महाराष्ट्र से भी आएगा। पूरे फेज की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी अब 8 दिसंबर को होने जा रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर इसे भी पूरे? नहीं, बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का समिट होगा और बहुत ऐतिहासिक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको मार्गदर्शन मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पहुंचकर स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर NSE की सांकेतिक बेल बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की अनेक संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब जब देश में चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी को भगवान की याद आती है। उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी राहुल गांधी को मंदिरों में इस तरीके से नहीं देखा गया, लेकिन चुनाव के समय उन्हें भगवान की याद आ जाती है। राहुल गांधी को चुनाव के समय गरीब और ट्रक ड्राइवर नजर आते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 70 सालों में कभी उनके परिवार ने ट्रक में सवारी की हो या ना हो, कभी रिक्शा वाले से बातचीत की हो तो बताएं। उन्होंने कहा कि वह भगवान से दुआ करते हैं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे ताकि उन्हें 12 महीने भगवान याद आए। नहीं, राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट मतलब हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी को जब चुनाव होता है तब भगवान याद आते हैं। तो आज उन्हें भगवान भी सिर्फ इसलिए याद है कि चुनाव है वहाँ पे, क्योंकि उनको आप देखिए कभी किसी मंदिर में आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव आए तो उन्हें मंदिर दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें गरीब दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें ट्रक ड्राइवर दिखता है। 70 साल से वो राज कर रहे थे, कभी इनके परिवार ने कभी ट्रक में बैठ के सवारी की हो तो बताइए, किसी रिक्शा वाले से बात की तो बताइए। चुनाव आते हैं उन्हें रिक्शा वाला भी याद आता है और ट्रक वाला भी याद आता है और भगवान भी याद आता है। चलिए इसी बहाने सही हम तो कहते हैं भगवान ऐसे इनके बुद्धि को ठीक करे कि ये 12 महीने भगवान का नाम है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर जहां उत्तराखंड कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड आए हैं और वो इस दौरान धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर जहां उत्तराखंड कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड आए हैं और वो इस दौरान धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर जहां उत्तराखंड कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड आए हैं और वो इस धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर जहां उत्तराखंड कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड आए हैं और वो इस दौरान धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जी का जो सनातन प्रेम है वो बीच बीच में कई बार उमड़ता रहता है और ये सनातन स्वरूप कांग्रेस के कुछ ही लोगों को, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को भी उनके सनातन रूप पसंद नहीं होगा, लेकिन पूरे देश की जनता को उनका सनातन। उत्तराखंड आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर भी है, लेकिन राहुल गांधी जी का ये निजी, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दौरा है और वो केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे और 3 दिन जो है केदारनाथ जी में ही जो है रहेंगे। वहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल जो है कहा गया है कि वो अगली बार जब भी उनके बीच पहुँचें तब कार्यकर्ताओं उनसे मिले, लेकिन इस समय वो आध्यात्मिक दृष्टि से जो है दौरे पर हैं और इस नाते हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा केदार के दरबार में वो पहुंच रहे हैं, बाबा केदार उनके मनोरथ पूर्ण करे और उनका निजी कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है और आध्यात्मिक जो उनका दृष्टिकोण उसमें कोई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और सरकार की तैयारी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। इस बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उनका केंद्रीय नेतृत्व हर प्रदेश में जा रहा है और राज्य के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव अब 2024 का चुनाव हमारे बहुत ही नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रीति नीति रही है कि उनके वरिष्ठ जितने भी हमारे माननीय हमारे नेता हैं वो स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की समीक्षाएं करते हैं, वहाँ के नेताओं से मिलते हैं, वहाँ की पब्लिक से मिलते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से सबसे मिल के गए हैं, प्रोग्राम्स में शामिल रह के गए हैं। तो एक लगातार कोशिश रहती है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कि जो सरकार है स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ एक अच्छा समन्वय बना के और कैसे योजनाओं को धरातल पे जल्दी उतारा जाए और कैसे लोगों को कैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम होंगे उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यह काफी सकारात्मक पहल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की यह नीति और कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे कार्यक्रमों की जगह पर बड़े और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर एक अच्छा प्रयास बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव को देखते हुए युवा मतदाता संपर्क अभियान को 25 नवंबर तक विस्तार दिया है।
साथ ही इन कार्यक्रमों में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई युवा सांसद भी शिरकत करेंगे। इस बारे में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 15 नवंबर से संचालित युवा मतदाता संपर्क अभियान को छात्र संघ चुनाव के दृष्टिगत 25 नवंबर तक विस्तार दिया गया है। अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होंगे। इनमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और कई युवा सांसद नई पीढ़ी से संवाद के लिए आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की युवा कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी, ताकि वे स्वयं इन योजनाओं का लाभ लेकर समर्थन बने और अन्य साथियों को लाभार्थियों को बनने के लिए प्रेरित करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के नव मतदाताओं को जोड़ने का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन बीच में अभी हमारे राज्य में छात्र संघ चुनाव होने के कारण इस अभियान को और आगे बढ़ाया गया है। और इस अभियान को क्योंकि पूरे देश की जनता और उत्तराखंड का युवा भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किए कार्य और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें और अब 24 में और अधिक संख्या में युवाओं का जो मन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का बना है, उस अभियान को हम तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय युवा मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे युवा सांसद हैं जो देश के अंदर, उनको भी इस अभियान में लगाया गया है। और उत्तराखंड में भी जहाँ जहाँ हमारे जो इस तरह के कार्यक्रम होंगे, उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे और जो हमारे देश के युवा सांसद हैं वो भी इसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुजरात यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दौरे से मुख्यमंत्री बिंदाल, रिस्पना और सोंग नदी के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो कुछ बात होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब इस बार अहमदाबाद से लौटे तो उनकी पोटली से कुछ निकलने की उम्मीद थी। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक क्षेत्र के लिए बात करना ठीक नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उम्र का तकाजा ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, त्यों-त्यों वह संकीर्ण मानसिकता की ओर जा रहे हैं। बीजेपी सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती है, हमारी कोशिश सभी क्षेत्रों में काम करने की है। देखिए, एक क्षेत्र की बात करना मुझे लगता है कि प्रदेश के साथ ज्यादती होगी। हरीश रावत जी बहुत ही ज्यों-ज्यों उनका उम्र का तकाजा बढ़ रहा है, त्यों-त्यों वो संकीर्ण मानसिकता की ओर जा रहे हैं। तो एक क्षेत्र पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हमारे लिए प्रत्येक जो क्षेत्र हैं जहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक सेक्टर का, चाहे वो ग्रामीण हो, अर्बन हो, हर जगह हम लोग जो हैं काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से जनता को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा को लेकर प्रदेश में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सुरक्षा दी गई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए दूसरा नियम अपनाया जा रहा है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुरक्षा लेने से मना किया होगा। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो सुरक्षा नहीं चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत जी या करण मेहरा जी की सुरक्षा में चूक की जा रही है, बार बार सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध करने के बाद भी शासन स्तर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, न कोई सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो इसलिए इस तरीके की बातें कहनी पड़ी, क्योंकि अगर हरीश रावत जी के साथ स्क्वाड होती तो मैं समझता हूँ जब बाजपुर की दुर्घटना हुई वो दुर्घटना न होती, उससे बचा जा सकता था। और एक प्रदेश में दो मापदंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री को स्क्वाड दे सकते हैं, अगर उनको फ्लीट दे सकते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री तो हरीश रावत जी भी हैं, शायद
उनको भी दिया जा सकता था। और अगर आप अपने वर्तमान अध्यक्ष को फ्लीट दे सकते हैं, स्कॉट दे सकते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष को आप गनर भी नहीं देंगे क्या? तो इसलिए हमारा ये आरोप है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नियमों के अंतर्गत होती हैं, और अगर नियमों में आता है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और अगर कहीं पे उनकी तरफ से ही पहल नहीं की गई हो तो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी आप नेता प्रतिपक्ष हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने बात भी रखी और सब लोगों ने जो भी बात रखता है वो उनको मिलता है, और नियमों के अनुसार हमने सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं। लेकिन अगर कहीं किंतु परंतु है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे इन संवैधानिक अधिकारों का बतंगड़ बना के मुझे नहीं लगता कि कोई टीआरपी हासिल की जा सकती है। और जहाँ तक उनको सुरक्षा की बात है, अगर उनको कहीं असुरक्षा लग रही है तो वो आगे आके अपनी बात रख। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। खनन माफियों की मनमानी और स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर तहसील पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश तब तक बढ़ गया जब तहसील कार्यालय में एसडीएम और तहसीलदार नदारद मिले, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में ही धरने पर बैठकर प्रदेश सरकार और खनन माफियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। देखिए, खनन माफियाओं ने पछवा दून क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार की मिली भगत से गुंडा राज कायम किया हुआ है, आज आम आदमी त्रस्त है। अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना ढकरानी में जिस प्रकार से एक महिला के साथ बदतमीजी खनन माफिया द्वारा की गई है, उसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। हम चाहते हैं सरकार से कि वो बताए कि खनन नीति जो बनाई है, आप 88 रुपए टन का माल आज खनन माफिया 650 रुपए टन बेच रहा है। कौन सी धामी सरकार है, धाकड़ सरकार है जिसने की ये नीति तय की है? आप 88 रुपए टन के माल को 650 में आम जनता को दे रहे हैं। आम जनता त्रस्त है। और हम चाहते हैं कि जिन महिलाओं के साथ गाड़ी नंबर भी, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है, आज तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। ये भी चिंगारी उठी है। आज आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अगर उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया तो तहसील में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका मुंह। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। इस बैठक को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले दिनों 3 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर था और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठकर पशुपालकों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की और इन पर बेहतरीन से कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नहीं देखिए, मैं 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, पुरोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है जिसमें मैं हर ज़िले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो उसी सापेक्ष हम जो हैं सारे अपने दुग्ध पालक पशुपालकों के
घर गए थे, उनसे मिला। एक फ़िशरीज़ का बहुत अच्छा सेटअप 2 भाइयों ने सिंगूट में किया हुआ है, उसको जाके देखा और वहाँ के युवाओं को, वहाँ के मातृशक्ति को यही निवेदन करके आए हैं कि मत्स्य पालन से जुड़िए, पशुपालन से जुड़िए। बहुत अच्छी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प के प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौरे की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विभागीय स्तर पर देरी होने की बात को स्वीकारते हुए विभागीय स्तर पर इसका जल्द समाधान कर नीति को लागू होने की उम्मीद जताई है। देखिए, अनादिकाल से भांग की खेती उत्तराखंड में होती रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अधिकार दिया था कि आप भांग की खेती कर सकते हो। जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें साफ लिखा है धारा 81 और 82 में कि पर्वतीय क्षेत्र में भांग की खेती प्रतिबंधित नहीं रहेगी, क्योंकि उसका मल्टीपर्पज उपयोग होता है। आप उसको सब्जी में उपयोग कर सकते हो, आप उसकी चटनी बना सकते हो, आप उसका रेशा निकाल कर कपड़े बना सकते हो, रस्सियां बना सकते हो, और आप उसकी लकड़ी का उपयोग, झिलौनी लकड़ी का उपयोग हो सकता है, उसका दाना बिकता है। आप उसकी डस्ट का उपयोग जानवरों की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसकी डस्ट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी एक नीति बनाई थी, उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार के अधिकारी भांग की खेती के उत्पादन में किसानों को परेशान कर रहे हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में ये ट्रेडिशनल खेती है, इसको खेती का नाम दिया गया है। ये कहीं आप उसमें नहीं है कि हम इलीगल नहीं है, और जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें साफ लिखा है। हमारी मांग है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार को भांग की खेती उत्पादन का लाइसेंस जारी करना चाहिए या उस खेती को लीगलाइज करना चाहिए। जहां तक प्रश्न है भांग की खेती का, राज्य सरकार ने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा की थी और इसको लागू करने का फैसला किया था। हमारी वर्तमान सरकार भी, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी चाहते हैं कि राज्य के जो इस तरीके का उद्योग है, राज्य में जिस तरीके से जो खेती है, राज्य की जो परंपरागत खेती है और जो जड़ी बूटियां हैं, ये भी बढ़ी जाएं और इससे लोगों को फैसिलिटी मिले। भांग का निश्चित रूप से विदेशों में काफ़ी खपत है और भांग के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जैकेट बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके के, और दूसरे उत्पादकों में खाने के चीज़ों में भी भांग का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और जो विभाग है उस पर काम कर रहा है। अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उसका संज्ञान लेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। बता दें कि इसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ आएंगे। इसके दौरान उन्होंने अरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, हमारे को जो काम, जो जगह ग्रीन बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, अभी तक का जो ये है कि दिसंबर 2024 में इनको कंप्लीट करना है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे देखने में मिल रहा है, 1 साल में तो कंप्लीट होने वाली स्थिति में लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो कुछ हमारे पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण ये रुका होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस समस्या का हम लोग निदान करें ताकि जल्दी से काम स्टार्ट हो। और आप देखिए कि 73 ऑफिसेज यहाँ पे आने हैं। एक ही तल के नीचे 73 ऑफिस होंगे तो तमाम आम लोगों को आने में
सुविधा होगी, एक ऑफिस से फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, उसका टाइम बचेगा, उसका फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक की भी समस्याओं को इसमें निजात कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये इसका कंसेप्ट है और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसमें चाहे हमारे उसमें एसटीपी हो, चाहे सीवरेज हो, ये सारे काम इसी प्रोजेक्ट में होने हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इनको बहुत जल्द जो भी समस्याएं इसको दूर करेंगे। और एक जो बगल में समस्या थी हमारे, एक पार्ट और थी जो ज़मीन की, वो सॉल्व हो गई है। तो मान के चल रहे हैं इसको बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक सड़क का मैंने देख रहा था आरा घर से, और अभी मैं थोड़ा और आगे भी देख रहा हूँ, तो जिस स्थिति में देख रहा हूँ काम तो हालांकि तेज़ी से हुआ ही है। बार बार आप लोग बोलते हैं काम इस स्थिति में है, लेकिन मैं आज कहता हूँ काम तो तेज़ी में है, लेकिन जहाँ कुछ कमियाँ मुझे दिखाई दी है, मैंने बोला है कमियों को हम लोग ठीक करेंगे। क्योंकि उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस नवंबर 2023 में इसे हम कंप्लीट किसी तरह से कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि हालांकि इसके लिए भी समय है हमारे पास, लेकिन उस समय को न देखते हुए हमारे सामने इन्वेस्टर समिट होनी है। उससे पहले हम अपने शहर को उस तरह से करना चाहते हैं कि जैसा कभी हमारे देहरादून के बारे में कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी के काम के नाते लोगों की भावना ये है कि ये स्मार्ट बनेगा। तो उसी नाते हम लोग इस काम को बहुत तेज़ी से करके कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर 2023 तक, यानी इन्वेस्टर समिट से पहले हम इसे कंप्लीट कर लें। ऐसा यदि आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था। तो जहाँ कमियाँ उसे सुधारेंगे और तेज़ी से हम लोग। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।